नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पुष्कर सिंह धामी के आज कई सारे कार्यक्रम है। वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ऋषिकेश से संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। ऋषिकेश के ISBT परिसर में कार्यक्रम आयोजित होगा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम है। वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ऋषिकेश के संयुक्त स्टेशन रोटेशन यात्रा जो है इसकी व्यवस्था को हरी झंडी दिखाएंगे। ऋषिकेश के ISBT परिसर में आयोजित होगा कार्यक्रम। चलिए, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, आज मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम है, उसमें सबसे अहम कार्यक्रम वो है जिसमें जो है मुख्यमंत्री वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। क्या कुछ अपडेट्स है कार्यक्रम को लेकर? देखिए, चार धाम यात्रा की हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो रही है और इसी के क्रम में जो संयुक्त रोटेशन के से संबंधित जो यात्रा वाहन है उनको हरी झंडी दिखाकर के मुख्यमंत्री चार धाम यात्रा के लिए रवाना करने वाले हैं। और जो तमाम श्रद्धालु इन वाहनों के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं वो इन वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। और इसमें सरकारी गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के जो वाहन हैं। और चूंकि चारधाम यात्रा का जो प्रवेश द्वार कहलाता है वो ऋषिकेश कहलाता है, तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद जो है इन वाहनों को यात्रा वाहन जो है इनको हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। सरकार पहले से ही तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम संबंधित जो अधिकारी हैं, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सब के सब लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। और यात्रा का कैसे सफल संचालन हो इस पर फोकस किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री ऋषिकेश से कर रहे हैं और आने वाले समय में यात्रा का सफल संचालन हो इस पर फोकस सरकार का रहने वाला है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के हरी झंडी दिखाने के बाद? क्या कुछ शेड्यूल रहेगा आज मुख्यमंत्री का? देखिए, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनसे मुख्यमंत्री बातचीत करने वाले। शासन में कुछ विकास की योजनाओं से संबंधित मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात का शेड्यूल है। तो आज दिन भर अभी इस वक्त तो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में व्यस्त हैं। उसके बाद फिर सचिवालय पहुंचेंगे, शासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे। कई लोगों से अलग अलग सेक्टर के मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है और उसके बाद अधिकारियों से शासकीय कार्यों पर मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। जी, चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ। जल्द ही आपका रुख करेंगे। दर्शकों को बता दें कि आज बड़ा दिन है। आज जो है बसों को, वाहनों को जो है रवाना करेंगे मुख्यमंत्री और कुछ ही दिनों में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड के लिए काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि यात्रा की शुरुआत होते ही प्रदेश में जो है खुशहाली सी आ जाएगी और श्रद्धालु जो है चारधाम करके अपने आप को भी धन्य यहाँ पर महसूस करेंगे। चलिए, इसी के साथ अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट भी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां विधायकों के साथ CM धामी की बैठक। CM ने अफसरों की लापरवाही पर दिखाई सख्ती। CM ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बैठक के दौरान जो है मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, उसमें जिन अफसरों की लापरवाही पाई गई उन्हें सख्त हिदायत यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दी है। बड़े ही स्ट्रिक्टली अंदाज में जो है मुख्यमंत्री ने अफसरों को अपना काम सुचारू रूप से करने की बात कही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। विधायकों के साथ जो मुख्यमंत्री की बैठक थी उसमें समीक्षा जो है मुख्यमंत्री ने की और जो भी अफसरों की लापरवाही यहाँ पर पाई गई उन्हें सख्त हिदायत दी है। चलिए, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के बैठकों का दौर जो है जारी है। मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों के साथ जो है लगातार बैठक करते हैं और अच्छे काम करने वालों की सराहना भी करते हैं और जो काम अपनी जिम्मेदारी के साथ नहीं करता उन्हें फटकार भी लगाते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब विधायकों की बैठक थी उसमें जिन भी अफसरों की लापरवाही सामने आई तो उनको जो है मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है। साथ ही अधिकारियों को भी कहा है कि ध्यान से काम करें।
देखिए, मुख्यमंत्री समय समय पर विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक करते रहते हैं और विभागीय अधिकारियों के साथ साथ जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर अपडेट लेते रहते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद जो लापरवाही का क्रम देखने को मिला और खास तौर पर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारी अगर बैठक के दौरान बातचीत कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को भी टोकना पड़ा और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में स्वयं जो शिकायत जनप्रतिनिधियों की है उसको यदि नोट कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री कितनी गंभीरता से समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही और जो खास तौर पर जो अधिकारी लापरवाह प्रवृत्ति के हैं उनको मुख्यमंत्री ने साफ साफ दो टूक ये हिदायत दी है कि फील्ड में उतरे अफसर और जो विकास की योजनाएं हैं उनके प्रति गंभीर हों और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को गंभीर होना होगा वरना एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है और अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री की फटकार के बाद, मुख्यमंत्री की हिदायत के बाद आखिर ये अधिकारी जो हैं इनके कार्यशैली में कितना बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, सुनो, यहाँ पर फटकार तो लगाई गई है, इसके अलावा जो है इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई? क्या कोई रणनीति बनाई गई या क्या वो विशेष मुद्दे थे जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने विधायकों से बात की, क्योंकि काफी अहम इस बैठक को बताया जा रहा था? देखिए, दो इस बैठक के अहम पहलू हैं। एक तो ये है कि अक्सर आपने और हमने इस बात पर चर्चा की और तमाम अपडेट्स अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाए हैं कि मुख्यमंत्री ने जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की है उसमें कार्यों को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाए जाने की निर्देश दिए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं उनके साथ बैठक करने की मुख्यमंत्री ने पहल की और दूसरा जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं, पेयजल से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं और आने वाले समय में गर्मी का सीजन है तो वनाग्नि से संबंधित समस्याएं हैं और जो अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग विधानसभा में अलग अलग कार्यालयों में तैनात उनसे जुड़ी समस्याएं, तो तमाम ऐसी जनता से जुड़ी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को विधायकों ने मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा। मुख्यमंत्री ने खुद इनकी समस्याओं को नोट किया और अधिकारियों को साफ तौर पर ये हिदायत दी है कि जो जनता से सरोकार रखने वाली जितनी भी जन समस्याएं हैं इनका तय समय सीमा में इनका निस्तारण किया जाए, समाधान किया जाए और इसमें यदि कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपको मालूम होगा स्मिता कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौपाल लगाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करने के भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पहले अधिकारियों को दे चुके हैं। जी सोनू, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको देहरादून से दिया जहां मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में जैसा कि हमारे सहयोगी सोनू ने बताया कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही जिन अफसरों की यहाँ पर लापरवाही देखी गई। अक्सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री कई सारे दिशा निर्देश देते हैं मगर फिर भी अफसरों द्वारा इसे पालन नहीं किया जाता, इसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जाता। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि स्ट्रिक्टली मोड में आकर जो है इन्हें हिदायत दी जाए ताकि काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे, जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ पर ना हो। इसके लिए इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जो है फटकार भी लगाई, साथ ही अधिकारियों को जो है कहा भी कि आश्वस्त भी किया कि काम जो है सुचारू रूप से चलना चाहिए, किसी भी काम में जो है गड़बड़ी हुई तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। चलिए इसी के साथ अब अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट भी आपको देहरादून से दे रहे हैं जहां एसीआर लिखने का अधिकार देने का मामला फिर से सामने आया है। अधिकार देने के पक्ष में है नौकरशाह, माफ कीजिएगा, अधिकार देने के पक्ष में नहीं है नौकरशाह। सचिवों की एसीआर लिखने का सीएम को अधिकार है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, एसीआर लिखने का अधिकार देने का मामला यहाँ पर सामने आया है। नौकरशाह जो है नौकरी करते हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। सचिवों की एसीआर लिखने का सीएम को ही अधिकार है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, देहरादून में लगातार देखा जा रहा है कि नए नए मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक और मुद्दा यहाँ पर आया है जिसमें बताया जा रहा है कि एसीआर लिखने का
अधिकार जो है, इस पर जो है मामला गर्मा गया है। नौकरशाह जो है, नौकरी करते हैं जो लोग, वो इसके पक्ष में नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को है। देखिए, जो सचिव हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं शासन के, उनकी एसीआर लिखने का अधिकार मुख्यमंत्री को प्राप्त है और मुख्यमंत्री ही उनकी एसीआर लिखते हैं। और उसके बाद फिर जो मुख्य सचिव हैं वो समीक्षक के तौर पर एसीआर की समीक्षा करते हैं और ये एक व्यवस्था है। और इसके अलावा अगर हम एसीआर की बात करें तो हाल ही में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस मुद्दे को उठाया था। और हालांकि उस वक्त ये बात भी सामने आई कि ये प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में नहीं था, लेकिन कई कैबिनेट मंत्रियों ने सतपाल महाराज की इस बात का समर्थन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये भरोसा अपने मंत्रिमंडल के साथियों को दिलाया कि इसमें जो मुख्य सचिव हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसका प्रस्ताव तैयार कर लें और अगली कैबिनेट में इस पर चर्चा की जा सकती है। चूंकि मामला अधिकारियों से जुड़ा हुआ, नौकरशाहों की कार्यशैली से जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा ये मामला गंभीर है। और जब से ही ये मामला कैबिनेट में आया, उसके बाद से ही उत्तराखंड में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कल हमने तमाम अधिकारियों से बातचीत की इस मामले पर। शासन के अधिकारियों ने खुल करके बोलना तो उचित नहीं समझा, लेकिन अनऑफिशियली इस बात को जरूर कहा है कि अधिकारी जो हैं वो इस पक्ष में नहीं है कि जो अधिकार है एसीआर लिखने का वो मंत्रियों को दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है इस पूरे के पूरे मामले पर कि अन्य जो राज्य हैं वहां का अध्ययन कराया जाएगा और विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं जो इस सेक्टर के जानकार हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, नौकरशाह जिसके पक्ष में नहीं है, अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस एसीआर लिखने के मामले में जो मंत्री को अधिकार दिए जाने का मामला है, इसमें आने वाले समय में क्या एक्शन। जी बिल्कुल सोनू, तो देखना खास होगा कि आने वाले समय में जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। मगर सवाल ये है कि नौकरशाह लोगों को इससे मतलब परेशानी क्या है? अगर मुख्यमंत्री भी जो है एसीआर बनाते हैं, एसीआर लिखते हैं, तो उसमें उनका क्या वो है रोल? देखिए, अधिकारियों का ये मानना है कि जब एसीआर लिखने का अधिकार जो है मंत्री को प्राप्त हो जाएगा, तो फिर जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विभागीय मंत्री जो भी होंगे, वो उनके पास जब ये अधिकार हो जाएगा तो अधिकारियों को उनकी बात का अनुसरण करना होगा, मानना होगा और अधिकारी इसमें लापरवाही नहीं दिखा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम इसको अधिकारियों की नौकरशाही की मनमर्जी भी कह सकते हैं। और जिस तरह से ये बात भी सामने आ रही है कि अगर इसका एसीआर लिखने का दुरुपयोग नहीं होता तो अधिकार देने में कोई बुराई भी नहीं है। तो लिहाजा ये मामला गंभीर है। अब देखना होगा कि सरकार ने आखिर इसमें अगला कदम क्या उठाना है। क्या एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्री को दिया जाएगा या फिर इस मामले को अभी और हम लटका हुआ देख सकते हैं, या ये मामला लंबित श्रेणी में हम देख पाएंगे, ये देखना होगा। जी बिल्कुल सोनू, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, अपडेट आपको देहरादून से दिया, जहां सचिवों की एसीआर लिखने का सीएम को अधिकार है। ऐसे में जो है नौकर पेश लोग जो है नाराजगी इनकी दिख रही है। इनका कहना है कि सीएम जो है उनकी एसीआर ना लिखे और अलग अलग वर्गों में से बैठा जो है। अब लिहाजा देखने वाली बात यह है कि आगे इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। चलिए इसी के साथ अब अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां बाबा केदार के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भैरवनाथ की विशेष आराधना की गई। डोली पर 24 से 25 अप्रैल को जो है पुष्प वर्षा होगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बाबा केदार के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भैरवनाथ की विशेष आराधना यहाँ पर की गई है। डोली पर 24 से 25 अप्रैल को जो है पुष्प वर्षा की जाएगी। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आज उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है, खासकर उनके लिए जो बाबा केदार के भक्त हैं, क्योंकि आज से जो है कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या कुछ अपडेट्स है फिलहाल जो है केदारनाथ में, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, 22 तारीख से यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो रही है और यात्रा करने वाले यात्रियों के वाहन को भी मुख्यमंत्री रवाना कर रहे हैं। तो ऐसे में जो यात्रा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो परंपरागत जो विधि विधान है,
उसके तहत ही जो बाबा की पूजा आराधना का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और कपाट खुलने से पहले की जो परंपराएं हैं वो पूजा की जा रही हैं। चूंकि आप जानते ही हैं 6 माह के लिए शीतकालीन जो गद्दी स्थल होता है, जो प्रवास स्थल होता है, चाहे वो बाबा केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, यमुनोत्री धाम की या गंगोत्री धाम की हम बात करें, तो ये शीतकालीन जो प्रवास होता है उन शीतकालीन गद्दी स्थल पर जो चल विग्रह उत्सव डोली होती है उसकी पूजा आराधना 6 माह तक यहाँ की जाती है। और उसके बाद फिर जो मुख्य धाम है वहाँ इस उत्सव डोली को लेकर के जाया जाता है। तो जो शीतकालीन प्रवास स्थल है वहाँ पर आज अगर हम ओंकारेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद भैरवनाथ जी की पूजा करने के बाद अब केदारनाथ के लिए जो चल विग्रह उत्सव डोली है वो रवाना हो रही है। तो निश्चित तौर पर अब जो केदारनाथ की पूजा आराधना का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और उसके बाद फिर 24 और 25 तारीख को जैसे ही बाबा के कपाट खुलने का समय और नजदीक आएगा तो पुष्प वर्षा भी इस चल विग्रह उत्सव डोली पर की जाएगी। जी बिल्कुल सोनू, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो है उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं में देखा जाएगा। ऐसे में इस बार जो है खास बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी गई है और क्या कुछ अभी व्यवस्था की गई है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि एक तरफ हम 4 धाम यात्रा में तमाम श्रद्धालुओं को का स्वागत करने की बात कर रहे हैं और यात्रा जो है सुरक्षित यात्रा हो और सुगम यात्रा हो, हम इस पर फोकस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कोविड के मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक संतुलन कैसे सरकारी मशीनरी बनाएगी, ये कहीं ना कहीं हम इसको चुनौती के तौर पर भी देख सकते हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं, देखिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उनका अनुपालन करना होगा। इसमें एक आयु वर्ग को भी खास तौर पर फोकस किया है, जो उम्रदराज लोग हैं या जो किसी बीमारी से पहले से ही ग्रसित हैं और उनको अपना प्राथमिक जो चिकित्सा चेकअप है वो कराना होगा, उसके बाद ही वो यात्रा करें, इस तरह की सलाह भी जारी की गई है। तो ये जो स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल किया गया है। अतिरिक्त संख्या में चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया, अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाए गए हैं और खास तौर पर केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है वहां पर चिकित्सकों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। तो एक कोविड को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा ताकि सभी यात्रियों की जो यात्रा है वो सुरक्षित और सुगम यात्रा हो सके। जी बिल्कुल सोनू, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दिया कि आज बाबा केदार के कपाट खोलने की आज से जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब भैरवनाथ की विशेष आराधना आज की गई है। डोली पर 24 से 25 अप्रैल को पुष्प वर्षा होगी, यानी जो है कपाट पूरी तरीके से खुल जाएंगे। चलिए इसी के साथ अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। कालिंदी अस्पताल का पंजीकरण रद्द करने की यहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पत्र लिखा है। स्वास्थ्य महानिदेशक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखा गया है। अस्पताल का पंजीकरण रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, जो कि निचले तबके के लोगों के लिए बनाई गई है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बनाई गई है, जिनका इलाज जो है वो सुचारू रूप से करा सके। मगर लगातार देखा जा रहा है कि फर्जीवाड़े के मामले जो है अलग अलग प्रदेशों से सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की भी बात करें तो बीते दिनों बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इस योजना को लेकर सामने आया है और अब उत्तराखंड से भी खबर आ रही है कि इस योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर कालिंदी अस्पताल में किया गया है। देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये वाकई गंभीर मामला है, क्योंकि सरकार ने जरूरतमंद लोगों को उपचार दिया जाए इस उद्देश्य को लेकर के इस योजना की शुरुआत की थी और आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि बहुत महत्वाकांक्षी ये योजना है। ऐसे में सरकार की मंशा तो साफ दिखाई दे रही है कि तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं उनको सूचीबद्ध कर इस योजना के तहत आम लोगों को उपचार दिया जा सके और सरकार इनको भारी भरकम धनराशि का भुगतान भी करती है।
जब मिल जाते हैं। तो ऐसे में अब जब अस्पताल खास तौर पर फर्जीवाड़ा करते हैं या फर्जी बिल बना करके क्लेम करने की कोशिश करते हैं और ये मामला पकड़ में आ जाता है, तो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और खास तौर से स्वास्थ्य महानिदेशक हो या फिर जो जिले के चिकित्सा अधिकारी हों, उनको पत्र लिखा गया। पत्र लिखकर इस बात को कहा गया है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है, इनका जो इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द कर दिया जाए और जो इनके बिल की पेंडेंसी है, उस बिल की पेंडेंसी को भी रद्द कर दिया जाए। ये करोड़ों की उसमें अमाउंट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो इसमें गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, ये जो एक मामला सामने आया, इससे पहले भी कई बार जो प्राधिकरण है स्वास्थ्य विभाग का, वो एक्शन ले चुका है। कुमाऊं के कई ऐसे अस्पताल हैं जिनके इसी तरीके के फर्जीवाड़े के चलते उनका जो पंजीकरण है वो रद्द किया गया है और इसकी भी अब प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अब देखना होगा कि इस एक्शन के बाद आखिर जो अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं वो अपने यहाँ की व्यवस्थाओं में कितनी पारदर्शिता को स्थापित कर पाएंगे। जी चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको देहरादून से दिया, जहां आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर सामने आया है। चलिए इसी के साथ अगला अपडेट देख लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां चारों धाम यात्रा पर संकट मंडरा रहा है। जी हां, बर्फबारी से शासन प्रशासन को चुनौती मिली है। मौसम साफ होने पर मिल सकती है राहत। लगातार देखा जा रहा है मौसम का मिजाज यहाँ पर जो है बदल रहा है। ऐसे में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई है। चलिए इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस बात का डर था वही हुआ। महज कुछ ही दिन रह गए हैं चार धाम यात्रा को और अब बर्फबारी एक बड़ी चुनौती के रूप में यहाँ पर उभर कर आई है। देखिए, मौसम हमेशा ही एक चुनौती रहा है और ये मौसम का ही बदला मिजाज था जब 2013 में केदारनाथ में दैवीय आपदा का सामना तमाम लोगों ने किया। और निश्चित तौर पर बदलते मौसम के मिजाज पर ध्यान रखना होगा। जो यात्री यात्रा करने आ रहे हैं उनको भी अपडेट्स लेने होंगे और खास तौर पर ये बदलता मौसम का मिजाज जो है वो यात्रा शुरू होने से पहले ही जो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं और मंदिर समिति से जुड़े जो कर्मचारी उनके लिए भी एक चुनौती बन रहा है। चारों धामों में बर्फबारी हुई और बर्फबारी से जो यात्रा से संबंधित जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। इंतजार हो रहा है कि मौसम का मिजाज बदलेगा, मौसम शुष्क होगा तो निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं वो और मुकम्मल की जाएंगी और जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तो अब देखना हो कि इस चुनौती को ये प्रशासनिक अधिकारी कैसे पार कर पाएंगे। जी चलिए सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।